साथियों, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज हम बाबू जगदेव प्रसाद, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के विषय में जानकारी, उनकी इतिहास, उनका संघर्ष के विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो लेनिन कहे गए बिहार के थे, उनका जीवन संघर्ष क्या रहा और उन्होंने कैसे अपना एक आंदोलन चलाया, आंदोलन चला करके एक वो नेता बने। और इस भारत में, आज़ाद भारत होने के बाद अभी तक जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई, यानी कि एक पुलिस विभाग के प्रशासन के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या करने के बाद उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे थाने। उस समय एक दलित महिला जब पानी पिलाने आती है, जब वो पानी मांगते हैं तो वो पुलिस विभाग के लोग उसको मारकर भगा देते हैं। यानी उच्च जात के लोगों का षड्यंत्र। ये देखिए, एक ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी समाज सुधारक जो नेता थे बाबू जगदेव प्रसाद, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ गोली लगने के बाद अत्याचार किया गया। यहाँ तक कि उनको पानी जब मांग रहे थे, पानी में पेशाब, यानी पानी की जगह पेशाब पिलाने का काम किया गया। आज उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उनका जो जन्म हुआ था आपके 2 फरवरी 1922 को, 2 फरवरी 1922 को उनकी जयंती है। और हम लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ कि हार्दिक मंगल कामनाएं कि आप लोग जो है 2 तारीख को बड़े से बड़े स्तर तक उनकी जयंती को मनाएं, जिससे कि उनकी जयंती के माध्यम से पूरे देशवासियों का, जन जन तक, लोगों तक पहुँचे कि बाबू जगदेव प्रसाद क्या थे। आज अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज जो हमारे 90% के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज शायद लड़ना न पड़ता अगर वो एक बार भी प्रधानमंत्री बन जाते। तो उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उनकी इतिहास के विषय में हम बताएंगे। जो उनका जहानाबाद जिला पड़ता था, कोरथा विकास खंड था, कोरहारी ग्राम के रहने वाले थे वो। और उनके पिता का नाम प्रयाग नारायण था, जो वो प्राथमिक पाठशाला के टीचर थे, अध्यापक थे। और माता उनकी बिना पढ़ी लिखी थी, यानी कि गृहिणी थी, जिनका नाम राजकली देवी था। तो वो कहीं ना कहीं एक छोटे परिवार से थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी खास मजबूत नहीं थी, लेकिन वो बचपन पढ़ते आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, सम्मान से जीना सीख गए थे। उनके अंदर एक चीज आ गई थी कि नहीं, मैं अपने सम्मान से जीऊंगा। कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो प्रदेश है वो आर्थिक रूप से जरूर कमजोर है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर से बहुत आगे है। वहाँ बहुत सारे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्तर से आगे बहुत बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वो तमिलनाडु पहला स्थान, दूसरा स्थान बिहार का है। तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर से हमारे महापुरुषों ने आगे अगुवाई की है। तो आज हम बाबू जगदेव प्रसाद की, जिनके विषय में चर्चा करेंगे, तो उनका जो इतिहास रहा, उनका जो संघर्ष रहा, उसके विषय में बहुत खास चर्चा है। इसके विषय में आप लोग देखिए और पढ़िए और जानिए, क्योंकि 2 तारीख की उनकी जयंती है। आप लोग धूमधाम से मनाइए। उनका जन्म आपको हमने बता दिया कि 2 फरवरी को 1922 को हुआ था बाबू जगदेव प्रसाद। और उन्होंने अगुवाई, यानी कि चाहे वो पेरियार ईवी रामास्वामी रहे हों, या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले रहे हों, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, या रामस्वरूप वर्मा रहे हों, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे, बढ़ाने का काम कर रहे थे। जो धरोहर थी, उस धरोहर को संरक्षित करके आगे बढ़ाने, कार्य क्षेत्र में उतारने का काम उन्होंने किया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो शहीद अमर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इन्होंने कार्य किया था। तो हाँ, उनका जन्म मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि यानी कि जब बचपन था, बचपन से ही वो कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहे, क्रांतिकारी रहे। और वो लगातार अगर सही बात को है तो वो सही करते थे। एक बार की जब उनकी घटना है बचपन पर की, जब वो एक गांव में अपने क्षेत्र में खेतों में घूमने गए, तो एक जो गांव के जिम्मेदार होते हैं, उनका हाथी एक खेत में जाता है। और खेत में जैसे ही जाता है तो वहां पर वो खेत जिस किसी किसान का चाहता है, उसका किसान का खेत चरता है, और कोई भी उनको मना नहीं करता, यानी हाँकता नहीं, बाहर नहीं निकालता है।
लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जैसे देखते हैं कि ये तो खेत में घुस के फसल खराब कर देगा, तो वहाँ जो काका थे यानी कि जिनका खेत था उनसे कहते, काका ये तुम्हारा तो खेत चले जा रहा, आप क्या कर रहे हो, इस खेत को, हाथी को निकालिए इसको। तो बोला नहीं, यहाँ का रूल है, अगर हाथी को निकाल देंगे कहीं ना कहीं हम लोगों की आफत आ जाएगी, हम लोगों के साथ ये लोग अत्याचार करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे। इसलिए उनका एक रूल था, हाथी किसी भी खेत में चला जाए तो कहीं भी उस हाथी को निकाला नहीं जाता था खेत से। तो जब ये चीज़ें उनको पता चली तो उन्होंने, बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने जो साथी थे उनसे प्लान बनाया और प्लान बना करके कहा कि कल इस हाथी को जहाँ भी जाएगा इस हाथी को भगाना है, निकालना है। और जो उसके साथ में जो उनका जिम्मेदार का यानी कि हाथी लेकर चराने जाता था उसको उन्होंने गए, बाबू जगदेव प्रसाद दूसरे दिन जैसे ही दूसरे खेत में डाला, हाथी चरने लगा तो वो गए, उसको पकड़ा और उसको मारा, जो हाथी चरा रहा था जिम्मेदार का साथी, और उसको हाथी को निकाल के बाहर किया और कहा अगर दूसरी बार आए तो तुम्हें बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। तो इसमें वहाँ से जब क्रांति उन्होंने शुरू की, जब पता चला जिम्मेदार को कि ऐसा ऐसा लड़का बाबू जगदेव प्रसाद नाम का जो है उसने ऐसा ऐसा किया, तो उसको गुस्सा तो आई, लेकिन पता चला जब उसकी बातचीत उन्होंने सुनी कि उसने ऐसा ऐसा कहा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भय आया, और वो उसके अंदर भय आया, जिम्मेदार ने फिर आवाज़ नहीं उठाई। ये उनका बचपन का स्टार्टिंग का क्रांतिकारी आंदोलन रहा है। तो बाबू जगदेव प्रसाद ऐसे एक परिवार में पैदा हुए और उनकी बचपन की ये सारी कहानियां हैं। एक बार क्या हुआ कि वो नई बचपन में पढ़ रहे थे जब, और उनके पिता चाहते थे कि वो टीचर बने, जिस तरीके से वो अध्यापक थे उसी तरीके से उनको वो भी चाहते थे कि बाबू जगदेव प्रसाद अध्यापक बने, उनको पढ़ा लिखा कर हम अपने एक अध्यापक बनाएं। लेकिन जब एक बार उनके अंदर लगातार जो सामंतशाही मनवादी विचारधारा की बातें थी जो देखते थे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो क्रोध झलकता था। देखते थे कि मैं अपनी धोती खुद पहन रहा हूँ, यानी कि एक बार उनके पिता जब 8 क्लास में बढ़िया से पास हुए, कक्षा 8 में, तो उनके पिताजी अच्छे कपड़े ले आए और धोती ले आए, और धोती पहन के वो जब गांव में निकले तो कहीं ना कहीं उच्च जात के लोगों ने उनको बड़ा अपमानित किया, अपमानित करके कहा कि देखो ऐसे धोती पहनता है, यानी इतनी छोटी जात का धोती पहन के घूम रहा, गांव में नई धोती पहन रहा है, देखना। ये इस तरीके से जब बात की तो वहाँ पे स्कूल में भी उनको प्रताड़ित करते थे कई जगह कि कपड़े अच्छे पहन के जाते थे, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ भी झेलनी पड़ती थी प्रताड़ना। तो वो लगातार एक क्रांतिकारी, उनके ज्वालामुखी की तरह क्रांतिकारी निकली, और वो क्रांति आगे चल के उस बिहार के लिए लेनिन कहे गए एक आंदोलन शुरू किया गया था। तो जब ये कंडीशन उनकी चल रही थी, धोती पहन के गांव में निकले, नई जब वो फर्स्ट क्लास पास हुए, और उनको जो है उनके गांव वालों ने बहुत अपमानित किया कि धोती पहन के नहीं, तो वो उन्होंने लड़ाई लड़के, यानी कि जो उच्च जात के थे उनके साथ लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़के उनके आंख में धूल झोंक कर भाग आए, और घर भाग करके आराम से लेट गए, और लेट करके अपने पिता से पूछने लगे कि पिताजी क्या ये आप धोती अपने पैसे से ही लेके आए हो? तो उन्होंने कहा हम पैसे से लेके आए। तब पैसे से आप अपने ले आए हो, फिर इनको दिक्कत क्या हो रही, उच्च जात के लोगों को क्यों दिक्कत ऐसी होती जिससे कि ये लोग हमें अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं? तो उन्होंने, पिताजी ने उनको समझाया कि इस पे ज़्यादा जोर ना, अपनी सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दे और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। ये सारी समस्याएं चलती रही हैं, चलती ये पुरानी प्रथाएं हैं, ऐसे ये सिस्टम चलता रहा। उसी समय आगे चल के उनकी एक और घटना घटती है, यानी कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, तो पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, उसी समय उनके पिता बीमार होते हैं, और बीमारी के साथ बहुत उनका इलाज होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है पिता की। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो माता होती हैं बहुत पूजा पाठ देवी देवताओं की करती हैं, तो वो जब देखते रहते हैं कि पूजा पाठ मेरी माता जी कर रही, इसलिए कर रही जिससे कि मेरे पिताजी मतलब ठीक हो जाए। लेकिन उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके बाबू जगदेव प्रसाद शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख होता है, पीड़ित होते हैं, कष्ट में होते हैं कि सारे घर परिवार रिश्तेदार दुखी होते हैं, वो भी उसी तरीके से दुखी होते हैं। तो उनको एक, जब उनकी अर्थी निकलती है तो उनको एक चीज़ पे बड़ा क्रोध आता है, जो देवी देवता हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, उस पर उनको बहुत, क्योंकि वो लगातार उससे पीड़ित भी रहे थे बचपन पर से, क्योंकि वो अपमानित किए जाते थे, और इधर उनकी पूजा भी तो उनको समझ आ चुकी थी।
समझ आ गई तो तूने सारे देवी देवता उठाए और अपने पिता के जितनी फोटो चित्र थे देवी देवताओं को उन्होंने उसी अर्थी में रख करके उनको जलवाने का काम किया। यहाँ से उन्होंने कथाकथित हिंदू कहे गए धर्म को, ब्राह्मणवाद व्यवस्था को उन्होंने लात मार दी और उन्होंने वहां से अगुवाई करना शुरू कर दिया जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे। इस तरीके से उनका आगे का जीवन संघर्ष बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते एक समय ये आया कि जब वो वहां से सोचा कि अब क्या करें, तो उनकी स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन उनको ये जो द्वारा फूले की कुछ लाइनें थी कि विद्या बिन मत गई, यानी कि इस तरीके से जब उन्होंने ये सोचा था कि विद्या बिन मत गई, ये सब जो द्वारा विद्या के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। विद्या बिन मत गई, मत बिन नीत गई, नीत बिन गत गया, गत बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र भय, यानी अनर्थ हुआ विद्या बिन। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जब देखा और पढ़ा, अध्ययन किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि नहीं, हम आगे कुछ करना चाहिए, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद उनके पास कुछ पैसे थे, कुछ माँ के पास थे, और वो पटना गए, बिहार पटना गए। पटना में उन्होंने जो है अपना एडमिशन लिया और वहाँ पे एक कंडीशन रही पढ़ने के समय में, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि इतना पैसा नहीं था कि जिससे कि वो अपना एक कोई रूम ले सकें, कमरे ले सकें, किराए से पढ़ सकें। तो वहाँ का जो एक चपरासी था उससे उनकी मुलाकात हुई, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, ऐसे ऐसे अपनी बात को रखा। तो जब अब बात को रखा, समस्या सुनी उसने, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे यहाँ। तो वो बारंडे में वहीं चपरासी के सोते थे, वहीं रहते थे, अपना जो भी है अपना पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे और अपना लगातार समय ज़्यादातर शिक्षा पे देते थे। फिर ऐसे ही उनके साथ घटना घटती है एक बार कि वहाँ भी उनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि लगातार हम लोगों के साथ ऐसे ही होता रहा, क्योंकि जात पात की व्यवस्था ऐसी रही कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कि हम लोग जात पात से पीड़ित किए जाते रहे। ये सारी व्यवस्थाएं उनके साथ होती रही। तब उसी समय उनकी जो राजनीतिक चेतना जागती, यानी कि वो राजनीति में आते हैं। जैसे पढ़ते समय कई उनके आंदोलन होते हैं और उसके बाद वो सिर्फ एमए करते हैं। एमए करने के बाद फिर वो एक IAS-PCS की तैयारी करने के बाद परीक्षा देते हैं। तो वहाँ पर जब परीक्षा इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर उनको भी अशब्द बोला जाता था कि एक भिंडी भटा तुरैया करने वाला भी कि DM बनेगा, SP बनेगा, ऐसे शब्द बोल के अपमानित कर दिया जाता है। तो वो फिर वापस चले आते हैं और वापस आने के बाद फिर वो कई सामाजिक चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद वो पढ़ाते भी हैं, कई जगह पढ़ाते भी हैं, अपना को ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने पत्रिका भी निकाली। पत्रिका निकालते उसी समय उनके एक समाजवादी नेता होते हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, उनसे मुलाकात होती है और मुलाकात होने का जो राजनीतिक सफर उनका तय होता है, तो उसी समय वो उनसे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद उनसे बातचीत होती है। और बातचीत होने के बाद जब उनसे कहा जाता है कि जो उपेंद्र नाथ वर्मा है वो अपनी बात को रखते हैं कि आप आइए हमारे साथ काम करिए, तो उसमें कहते हैं कि आपका क्या काम है। तो उनकी सोशलिस्ट पार्टी थी, तो उन्होंने बताया कि हम गरीबों और जो मजदूर हैं उनके लिए, वृद्ध लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, इनके लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। सोशलिस्ट पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं, उनको कार्यभार संभाल लेते हैं। और वो कई कुर्था क्षेत्र से वो कई बार चुनाव भी लड़ते हैं, 2 बार हार जाते हैं, फिर कुर्था क्षेत्र से विधायक बनते हैं। और विधायक बनने के बाद वो फिर अपने राजनीतिक करियर में विधायक रहते हैं। फिर उसके बाद उनसे कर्पूरी ठाकुर का भी उसी समय होता है। कर्पूरी ठाकुर और मुख्यमंत्री बनते हैं। कर्पूरी ठाकुर उस समय जो है नारायण सिंह, कामाख्या नारायण सिंह थे। सपोसा विधायक दल के नेता कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर थे। विषमता इन्हें भी ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, यानी कि कारण ये था कि वहाँ एक शर्त तय हुई थी कि जो मुख्यमंत्री को हराएगा उसको ही
मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो 2 जगह से जो मुख्यमंत्री पहले थे 2 जगह से वो चुनाव लड़े और दोनों जगह से वो हार गए। तो जहाँ फिर वही व्यवस्था हुई कि जहाँ से हारा तो 2 जगह से एक तो उच्च वर्ग का फिर उनके साथ षड्यंत्र हुआ, फिर उच्च वर्ग का नेता मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे कहीं न कहीं षड्यंत्र होता रहा और उनकी जो माँग रही जो बाबू जगदेव प्रसाद की माँग थी, तो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते रहे। आगे हम आपको जानकारी देंगे उनकी कौन-सी लड़ाई रही है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आगे वाला जो मैं उनकी जानकारी देने वाला हूँ कि शायद अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते, इस देश का जो आज सोने की चिड़िया विश्व गुरु की पहचान के लिए हम लोग तड़प रहे हैं ना, तो आज शायद विश्व गुरु की पहचान पे होता। आज जितने देश होते हैं सब पीछे होते, ये भारत बहुत आगे होता अगर शायद वो प्रधानमंत्री बन गए होते, लेकिन नहीं समय हुआ ऐसा। इन पाखंडवादी लोगों, मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनकी निर्मम हत्या करवा दी। अमर शहीद जगदेव बाबू को मैं पुनः नमन करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए उन्होंने अपना नारा दिया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये उनका नारा था। इसके आगे आपको हम दूसरे वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ऐसे सामाजिक परिवर्तन के नेता और समाज सुधारक यानी कि शहीद अमर शहीद जगदेव बाबू प्रसाद के विषय में लोगों को जानकारी मिल सके। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद, जय विज्ञान, जय संविधान।